Hello dear friends, you are most welcome at Study with PN Sharma. Dear friends, आज हम 14 मई 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो आज के दिन इसमें कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि कोरोना के केसेस कितने हुए हैं वर्ल्ड में। तो टोटल जो कोरोना केसेज हैं वो 43 लाख। अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका सबसे ज़्यादा 14 लाख वहाँ पर केसेज हैं। इंडिया में टोटल 77,000 केसेज हैं। दिल्ली में 7,000। अगर सबसे ज़्यादा इंडिया में देखें तो महाराष्ट्र 25,000, गुजरात सेकंड 9,000, तमिलनाडु थर्ड 9,000 एंड उसके बाद राजस्थान जो फोर्थ नंबर में स्टेट्स में है लेकिन दिल्ली से कम है। तो याद रखना दिल्ली फोर्थ नंबर पर। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है सुस्त इकोनॉमी को 6 लाख करोड़ की संजीवनी। कल ही जो निर्मला सीतारमण जी थी फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने 6 लाख करोड़ की एक घोषणा की है इकोनॉमी के लिए। तो यहाँ पर हमको क्या याद रखना है, यहाँ अननेसेसरी हमको चीज़ें नहीं पढ़नी है, हमको सिर्फ इतना सा याद रखना है, सिर्फ यहाँ एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी है। बिजलियों के लिए क्या किया, रियल एस्टेट के लिए क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा याद। जस्ट एमएसएमई, रियल एस्टेट मीन्स जितना भी प्रॉपर्टी वाला काम होता है वहाँ पर, और बिजली वितरण कंपनियाँ मीन्स जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करती है, वो भी उनके ऊपर कई तरह का कर्जा है, उनको नुकसान है, इन सभी को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। तो आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एमएसएमई किसको कहते हैं। लघु मीन्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम एंटरप्राइजेस मीन्स 3 तरह के उद्योग आते हैं इसमें, जो बहुत छोटे हों, थोड़े से छोटे हों या बहुत ज़्यादा सूक्ष्म हों, और मीडियम टाइप के उद्योग आते हैं। उनके लिए निर्मला सीतारमण जी ने कुछ घोषणाएं की है। तो उसमें सबसे मेन जो घोषणा है एक है कि इनको 3 लाख करोड़ का कर्ज मिलेगा बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे हुए। मीन्स इनको बिना किसी गारंटी के 3 लाख करोड़ का लोन मिलेगा। अब ये लोन लेकर क्या करेंगे, ये अपनी जो कंपनी है या जो भी उद्योग है उसको बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि हमको याद रखना है कि हमारा लगभग 40% के लगभग हमारा जो एक्सपोर्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड है। 40% के आसपास जो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो एमएसएमई के ऊपर डिपेंड है, और लगभग हमारा जीडीपी का 30% जीडीपी का पार्ट क्या है, एमएसएमई। एमएसएमई सेक्टर क्यों प्रॉब्लम में आ रहा था, क्योंकि प्रेजेंट में कोरोना वायरस के कारण इनका उत्पादन रुक गया था, जिसके कारण बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। यहां पे एक टर्मिनोलॉजी एनबीएफसी। एनबीएफसी क्या होती है दोस्तों, एनबीएफसी एक होती है वर्सेज बैंक। तो बैंक क्या होते हैं, जब बैंक में हम जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए ये बैंक में जा रहा है, तो बैंक में 2 तरीके से जमा करवा सकता है। एक होता है डिमांड डिपॉजिट, एक होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट, एफडी। तो 2 तरीके से जाकर अपने पैसे जमा करा सकता है। डिमांड डिपॉजिट, इसमें एक अकाउंट खुलता है सेविंग अकाउंट, एक खुलता है करंट अकाउंट। मीन्स ऐसे अकाउंट रहते हैं जहां आज आप पैसा जमा करवा रहे हो तो कल ही जाकर निकलवा सकते हो। लेकिन टर्म डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको फिक्स बताना पड़ेगा कि मैं 6 महीने के लिए जमा करवा रहा हूं या 1 साल के लिए। उससे पहले आप उस पैसे को नहीं निकलवा सकते। अगर निकलवाओगे तो आपको वो लाभ नहीं मिलेंगे जो आपको मिलने चाहिए थे। तो इसलिए एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस है, बैंक अगर है तो बैंक में आप डिमांड डिपॉजिट एंड टर्म डिपॉजिट दोनों करवा सकते हो, लेकिन एनबीएफसी के केस में आप केवल टर्म डिपॉजिट करवा सकते हो, यहां डिमांड डिपॉजिट नहीं करवा सकते। मीन्स आप यहां पर एनबीएफसी में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकते। साथ ही में एनबीएफसी चेक जारी नहीं करती है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आप जरूर याद रखना। एमएसएमई का हम आगे देखेंगे कि एमएसएमई क्या है। कल भी हमने जब न्यूज़पेपर डिस्कशन किए थे तो हमने देखा था कि इकोनॉमी के लिए भूमि, श्रम, लिक्विडिटी मतलब क्रेडिट मीन्स पैसा, और कानून, ये सभी इंपॉर्टेंट है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में दिया था, बताया था। तो बस इतना सा इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमको यहाँ पर कितनी टैक्स की दरें कम हुई है, ये सभी हमारे काम के नहीं है। इतना सा याद रखना कि यहाँ पर एमएसएमई, रियल एस्टेट और बिजली वितरण कंपनियां, इनके लिए काम किया गया है। बस आम करदाता के लिए क्या किया है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट।
अब आगे क्या याद रखना है, पीएम केयर्स फंड से प्रवासी मजदूरों को मिलेगा 1,000। यहां ये याद रखना कि पीएम केयर्स फंड क्या है। पीएम केयर्स फंड को कोरोना वायरस से लड़ाई लड़ने के लिए बनाया गया था, लेकिन आगे ये जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा तब इसमें अगर पैसा बचेगा तो इस पैसे का आगे यूज किया जाएगा अनुसंधान में। आगे कोई बीमारी आएगी उसके लिए भी किया जाएगा, केवल और केवल कोरोना वायरस के लिए नहीं है, आगे भी इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। इस फंड, ये एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जिसके तहत इसमें पैसा जमा करवाया जाएगा। इसमें जितना भी पैसा जमा कराया जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, फर्स्ट। सेकंड, इस ट्रस्ट, ये जो ट्रस्ट बनाया है पीएम केयर्स के रूप में, इसका जो चेयरमैन है, मिस अध्यक्ष है, वो है प्राइम मिनिस्टर। और इसमें 3 मंत्री सदस्य के रूप में है, एक वित्त मंत्री, एक गृह मंत्री और एक रक्षा मंत्री। तो ये 3 मंत्री याद रखना। एक ये याद रखना कि पीएम केयर्स में कौन दान कर सकता है, तो भारत में रहने वाला कोई एक व्यक्ति दान कर सकता है, 10 रुपए से लेकर कितना भी रुपए दान कर सकता है, और कोई कंपनी भी दान कर सकती है। विदेश का कोई व्यक्ति और कंपनी इसमें दान नहीं कर सकता। मीन्स विदेशी सरकारें, विदेश का कोई व्यक्ति दान कर सकता है, विदेश की कोई सरकार, जैसे अगर इटली की सरकार इसमें दान करना चाहे तो कोई सरकार दान नहीं कर सकती, और विदेश के कॉरपोरेट मीन्स उद्योग वाले व्यक्ति उसमें दान नहीं कर सकते। लेकिन विदेश का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन है, WHO है, वो इसमें दान कर सकते हैं। विदेश के कोई संगठन है वो इसमें दान कर सकते हैं। तो ये आप याद रखना, पीएम केयर्स फंड, पीएम केयर्स फंड। आगे हमारे लिए यहां पर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। पीएम केयर्स NBFC MSME का हम आगे देखेंगे कि NMS जो MSME है उसकी डेफिनेशन क्या है, किस आधार पर हम किसी को MSME कहेंगे। उसके अलावा सेकंड जो पेज है उस पर हमारे लिए कोई न्यूज नहीं है यूपीएससी के लिए और स्टेट PCS लाइक। जो थर्ड है उसमें केवल इतना सा याद रख सकते हो कि कभी भी यूपीएससी के लिए आए कि क्या क्या संसदीय, जो हमारा संसद है उसमें क्या और संशोधन हो सकता है, हमारे राजनीतिक लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा मिले, उसके लिए और क्या प्रावधान हो सकते हैं। तो एक रिफॉर्म यह हो सकता है कि हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा में जो काम के घंटे हैं, जो सत्र चलता है, चाहे मानसून सत्र हो, चाहे बजट सत्र हो, चाहे शीतकालीन सत्र हो, सत्र काफी लंबे चलते हैं लेकिन उनमें काम के जो घंटे रहते हैं वो कम आ जाते हैं, इसलिए प्रोडक्टिविटी कम आती है, उसको बढ़ाया जाए। तो एक सुझाव आप दे सकते हो हमेशा के लिए। यहां पर हमारे लिए 4th नंबर पर किसी काम की न्यूज नहीं है, जस्ट वही कोरोना वायरस से रिलेटेड न्यूज है। तो आप पढ़ सकते हो, ऐसे देख सकते हो एक बार सिंपली, लेकिन उतना लिखने लायक कोई नहीं है आपके लिए, नोट्स बनाने लायक ऐसी कुछ वो नहीं है। 6 नंबर पे भी किसी काम का न्यूज नहीं है। डायरेक्ट चलते हैं 7th नंबर पर। यहाँ पर 6 दिन पहले ही अंडमान पहुंच जाएगा मानसून। जब मानसून आएगा तो हमको पता लग जाएगा कि रियल में मानसून कैसा है। यहाँ पर मानसून के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि मानसून आता कैसे है। डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पेज छोटा है इसलिए बड़ी प्रॉब्लम आती है बनाने में। दिस वन इंडिया, यहां पर अगर बड़ा होता तो सिंपली बन जाता। यहां पर है बंगाल की खाड़ी और यहां पर है वेस्ट बंगाल, यहां पर अरब सागर, यहां बंगाल की खाड़ी, यहां पर नीचे हिंद महासागर। अब जब क्या होता है जनरली क्या होता है कि यहां पर जैसे ही यहां पर जब गर्मियों का समय रहता है, जब हमारा जनरली मई जून अप्रैल, उस समय यहां बहुत तेजी से तापमान बढ़ता है, मींस जो टेम्परेचर वो बहुत तेजी से बढ़ता है। यहां पर टेम्परेचर कम रहता है नीचे की साइड, तो यहां पर हवा का जो दाब रहता है वो ज्यादा, और यहां जैसे टेम्परेचर बढ़ता है हवा का दाब कम हो जाता है। जैसे जैसे जून जुलाई आता है तो हमेशा हवा किधर से किधर बहती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ। निम्न वायुदाब कब होता है, जब टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो यहां से हवाएं सीधी उत्तर की तरफ बहना स्टार्ट हो जाती है। मीन्स नॉर्थ साउथ से, कहां जो हमारा नॉर्थ साउथ है इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट यहां से एंट्री करता है, इसलिए इसे वेस्ट साउथ मानसून भी कहते हैं। मीन्स दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस लिए कहते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया को 3 पार्ट में बांटे, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो यहां से एंट्री करती है कौन सी, केरला से होते हुए पूरी जो हवाएं, और वहां से फिर ये मुड़ जाती है इधर नॉर्थ की तरफ। और सबसे ज्यादा यहां पर फिर वेस्टर्न घाट पे बारिश होती है क्योंकि यहां डायरेक्टली टकराती है। और यहां पर भी पूरा जो हिमालयन रीजन है नॉर्थ ईस्ट का, यहां पर भी डायरेक्टली हवाएं टकराती है, तो यहां पर भी खूब सारी मानिसराम आसाम, यहां पर खूब बारिश होती है। नॉर्थ तक इधर जाते जाते काफी कम बारिश हो जाती है, क्योंकि जो हवाएं हैं उनमें जो एक आर्द्रता होनी चाहिए वो क्या हो जाती है, कम। तो जस्ट जब ये आएगा दोबारा कभी मानसून हम पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको
देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए न्यूज वो है ये, सोहराय और कोहबर कला को मिला जीआई टैग। अब जीआई टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन मींस, जियोग्राफिकल इंडिकेशन मींस भौगोलिक संकेतक, और ये कौन देता है? जीआई टैग कार्यालय चेन्नई के द्वारा। इसमें क्या होता है कि अगर कोई इंडिया में ऐसी वस्तु है जो किसी पर्टिकुलर जगह बनती है और इसकी कोई खासियत है, वो नेचुरल वस्तु भी हो सकती है, मींस प्राकृतिक भी हो सकती है, वो कृत्रिम भी हो सकती है, हाथ से बनाई हुई, जैसे असम की चाय और बनारसी साड़ियाँ, ये सभी क्या है, इनकी एक विशेष अलग विशेषता है। तो इस विशेषता को पूरे भारत में पहचान देने के लिए क्या दिया जाता है? उनको जीआई टैग दिया जाता है। जीआई टैग जब एक वस्तु को मिल जाता है तो उसी नाम से दोबारा कोई और नहीं बेच सकता, और ये एक व्यक्ति को नहीं मिलती है, ये एक समुदाय को मिलती है। अगर मान लीजिए पूरा जयपुर में ब्लू पोट्री बनती है, मीन्स वहां पर ब्लू पोट्री का काम होता है धातु पर, तो यहां पर ब्लू पोट्री या फिर जो बनारसी साड़ी है, वो बनारसी साड़ी को अन्य किसी, लखनऊ में कोई साड़ी बन रही तो उसको बनारसी साड़ी के रूप में नहीं बेच सकते। अब बनारसी साड़ी बनारस के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, अब इसका कोई कॉपी नहीं कर सकता। जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है, उसको बार बार बढ़ाते रहते हैं। ये समुदाय को मिलती है, मीन्स कई लोगों का समूह मिलकर इसको दिया जाता है। तो जीआई टैग किसको मिला है? सोहराय और कोहबर कला को जीआई टैग मिला है। थोड़े दिन पहले किसको मिला था? मणिपुर का ब्लैक राइस, उसको जीआई टैग मिला था। तो याद रखना जीआई टैग किसको? मणिपुर का। और गोरखपुर जो है यूपी में, वहां की जो टेराकोटा है, जो चीनी मिट्टी या जो मिट्टी है उससे हाथी बनाते हैं, घोड़े बनाते हैं, आर्मी बनाते हैं, ये सब खिलौने टाइप मिट्टी से, उसको बोलते हैं टेराकोटा। और जो ब्लैक राइस है मणिपुर का, उसको भी जीआई टैग मिला है थोड़े दिन, कम से कम 10 दिन पहले ही। और अब किसको मिल गया? सोहराय कोहबर कला। ये कहाँ की कला है? झारखंड के हजारीबाग में। इसमें क्या होता है? मिट्टी के घर रहते हैं, मिट्टी के घर में इस टाइप के डायग्राम बना देते हैं, मिट्टी की पुताई कर देते हैं यहाँ पर पहले व्हाइट, और फिर वहां पर ये ऐसे डायग्राम्स बनाए जाते हैं, चित्रकला। जो इंपॉर्टेंट है वो हमको क्या याद रखना, यहां से क्या है, यहां पर पशु पक्षी या फिर पेड़ पौधे, इनकी जीवन का चित्रण किया जाता है, और इसमें नैसर्गिक मीन्स जो नेचुरल कलर है उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही में नेचुरली जो ब्रश है उसका भी नेचुरली उपयोग किया जाता है। तो ये आप देख लेना, यहां से इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन यूपीएससी में बन सकता है। यूपीएससी 2018 में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि जो जीआई टैग दिया जाता है वो किस के अंतर्गत दिया जाता है? डब्ल्यूटीओ के अंतर्गत जीआई टैग लाया गया था इंडिया में। तो इंडिया में डब्ल्यूटीओ का एक ट्रिप्स है, ट्रिप्स मीन्स जितना भी बौद्धिक संपदा अधिकार है, बौद्धिक संपदा TRIPS, ट्रिप्स में क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मीन्स बौद्धिक संपदा अधिकार। तो जीआई टैग भी एक बौद्धिक संपदा अधिकार है, उसी के तहत ही लाया गया था। तो इतना सा आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली हमारे लिए पेज नंबर 8 पर आप सिंपली, ये हमने देख लिया एमएसएमई, छोटे उद्योग जिनको एमएसएमई बोलते हैं, संकट से बड़ा संकल्प, तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एक बार पढ़कर छोड़ सकते हो, यूपीएससी लाइक आर्टिकल नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जनरली जो आर्टिकल्स रहते हैं द हिंदू के और दैनिक जागरण के, तो बोलते हैं द हिंदू के आर्टिकल्स अच्छे रहते हैं, लेकिन पहली बार मैंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल देखा जो द हिंदू से टक्कर ले सकता है, अर्थव्यवस्था को नए रास्ते की जरूरत। तो ये आर्टिकल बहुत बेहतरीन है, इसको पूरा आप अच्छे से पढ़ना। इसमें हमको क्या क्या याद रखना है? एक, यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा था कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो इंडिया है वो तीसरी बड़ी महाशक्ति है, अर्थव्यवस्था है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है कि अगर हमको 1 केजी टमाटर खरीदना है, तो अगर हम अमेरिका में हैं तो अमेरिका में हमको $3 से $4, अगर हम $4 मान के चले, तो अगर 70 रुपीज एक का माने हम, तो हमारे को 280 रुपीज मीन्स इतना रुपया हमको खर्च करना पड़ेगा इंडिया के हिसाब से। लेकिन अगर इंडिया में अगर जाए हम तो 30 रुपीज का प्रेजेंट टाइम में मिल रहा है, मीन्स हमारा 30 रुपये कहाँ किसके बराबर है? वहां के 280 मीन्स $4 के बराबर। मीन्स हमारा यहाँ रुपया है वो क्या है? उतनी वस्तुएं। अब इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो हमारा मान लीजिए 2.5 ट्रिलियन की है, तो उससे हम उतनी वस्तुएं खरीद सकते हैं जितनी अमेरिका खरीद सकता है। अमेरिका के पास तो लगभग 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, इसीलिए वो वस्तुएं ज्यादा खरीद पाएगा पहले नंबर पर, चाइना सेकंड नंबर पर। लेकिन इंडिया का $2.5 ट्रिलियन जो 7वें नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके बावजूद भी परचेजिंग पावर के आधार पर ये कौन सी है? 3rd नंबर की, क्योंकि $2.5 ट्रिलियन से हम अन्य जो देश हैं 4थे, 5वें और 6ठे नंबर पर,
उनसे तीसरा, चौथे, पांचवें और छठे नंबर पर उनसे कहीं ज्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो ये क्या होती है? परचेजिंग पावर पैरिटी। और डायरेक्टली यूपीएससी में एक स्टेटमेंट बनाकर पूछ लिया था। अगेन जो हमारे इंपॉर्टेंट है, हमारी जो अर्थव्यवस्था में आपको क्या पता करना है कि मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमेशा पढ़ लेना आप। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और 3 आधार पर निकालता है, एजुकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ और परचेजिंग पावर पैरिटी। मीन्स जो आपकी इनकम है वो कितनी है। तो हेल्थ कैसी है वहां के लोगों की, एजुकेशन कितनी है और वहां के लोगों के हाथ में पैसा कितना है, परचेजिंग पावर मीन्स पर कैपिटा इनकम कितनी है। ये तीनों के आधार पर मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। यूपीएससी में कई बार स्टेटमेंट बनाकर दे देता है। और इस बार हमारी जो मानव विकास सूचकांक में रैंक थी वो 129 थी। तो ये याद रखना, 2019 में हमारी रैंक कौन सी थी? 129। यहां पर जो हमारे इंपॉर्टेंट है कि सब देख लेना कि भाई भतीजावाद हमारे यहाँ चलता है, हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है, कम उत्पादकता है, हम प्रौद्योगिकी का कम इस्तेमाल करते हैं। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आप पूरी तरह लिख सकते हो। यहां पर देखिए एमएसएमई का हमको क्या याद रखना है। एमएसएमई जो है निर्यात में हमारा 45% और जीडीपी में इसका 30% का योगदान करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पेक्टर राज, जब बार बार आपको कोई कंपनी खोल नहीं रही, बार बार आपको कहीं पर जाके उसके लिए क्या अनुमति लेना पड़े, तो उसका है इंस्पेक्टर राज बोलते हैं। तो एमएसएमई यहां से हमने कंप्लीट किया है, तो ये याद रखना। कौशल इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है, यूएनडीपी, मानव विकास सूचकांक, उसके बाद एमएसएमई क्या है, उसके बाद परचेजिंग पावर पैरिटी, अर्थव्यवस्था की कमजोरी क्या है, एमएसएमई का कितना योगदान है, ये सभी पॉइंट्स यहां पर एक बार आप लिख लोगे तो अच्छा रहेगा। कोरोना से बचाएगा क्यूआर कोड, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि एमएसएमई की परिभाषा हाल ही में बदली गई है। पहले परिभाषा क्या थी, नई परिभाषा क्या थी? पहले देखिए, 1 करोड़ तक का निवेश। निवेश क्या होता है? जब उत्पादन के लिए पैसा खर्च किया जाए तो वो निवेश। 1 करोड़ का निवेश और 5 करोड़ तक का टर्नओवर वाले जो कोई भी उद्योग है उनको बोलेंगे माइक्रो। 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ तक का टर्नओवर वाला स्मॉल। देखो निवेश क्या होता है? पैसा खर्च किया गया उसको बनाने के लिए, तो वो है निवेश। लेकिन टर्नओवर क्या होता है? कितना माल का उत्पादन सालाना हो रहा है उसको बोलते हैं टर्नओवर, कितने माल का। और 20 करोड़ रुपए तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर वाला को क्या बोलते हैं? मीडियम। तो ये 5, 10 और 20 ये याद रखना। जबकि पहले क्या था? पहले की परिभाषा यह थी कि 25 लाख रुपए तक का निवेश को माइक्रो, और सर्विस सेक्टर में अलग से था 10 लाख रुपए। 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का निवेश स्मॉल, और सर्विस सेक्टर में अलग कंडीशन थी कि सर्विस सेक्टर क्या होता है? जहां पर बैंकिंग हो या फिर कंप्यूटर, जितना भी वहां पर ट्रांसपोर्ट, जो एक तरह से सहायक का काम करते हैं, टेलीफोन, कम्युनिकेशन, ये सब सर्विस सेक्टर है। तो पहले सर्विस सेक्टर के लिए और विनिर्माण क्षेत्र के लिए अलग अलग परिभाषा थी, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम की। लेकिन अब इनको एक ही कर दिया गया है। तो अब याद रखना, अब केवल 5 करोड़, 10 करोड़ और 20 करोड़ का सिंपली निवेश, और यहां पर 5 करोड़, 50 करोड़ एंड 100 करोड़ का क्या है? टर्नओवर। तो अब एक ही परिभाषा हो गई दोनों की, चाहे सर्विस सेक्टर की कोई कंपनी हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी हो। तो ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हमको देखना है पेज नंबर 10, हमारा इतना ही काम का था। पेज नंबर 12, 11 पर हमारे लिए कोई काम की वो नहीं है न्यूज। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है 12th नंबर पर, और ये है ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक हमेशा याद रखना माय डियर फ्रेंड्स। ब्रिक्स बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, और ये ब्रिक्स देशों के द्वारा, कौन कौन से देश? ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा 2014 में की गई थी। इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसका जो कार्यालय है, मीन्स इसका हेडक्वार्टर वो संघाई में, चाइना, और केवी कामत इसके क्या थे? डायरेक्टर। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हम क्या याद रखना है कि जनरली वर्ल्ड बैंक जो है और आईएमएफ है, उसमें वोटिंग राइट जो मिलते हैं वो किस आधार पर मिलते हैं कि इनमें पैसा किसका ज्यादा लगा हुआ है, सबसे ज्यादा पैसा कौन डोनेट किया हुआ है इनमें, वो है अमेरिका। इसलिए अमेरिका को वोटिंग राइट सबसे ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन ब्रिक्स बैंक की ये खासियत है कि जो ब्रिक्स बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की ये खासियत है कि यहां पर 5 देश है, हर देश का $10 बिलियन पैसा लगा हुआ है
इसीलिए सभी को वोटिंग अधिकार जो है वो 20% मिला हुआ है। तो ये अनोखी इसकी विशेषता है कि यहाँ वोटिंग राइट सभी देशों को, 5 देशों को समान रूप से मिला हुआ है। और इसके सदस्य यूएन का कोई भी देश बन सकता है, लेकिन अभी तो केवल 5 देश ही हैं। तो ब्रिक्स आप जरूर याद रखना, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये सभी आज की हमारी न्यूज़ थी। उसके अलावा हमारे यहाँ पेपर में कोई सी ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमको पढ़नी जरूरी है। यूरोपा पर पानी कोई काम का नहीं है, ये सभी कोई काम की न्यूज़ नहीं है, इनको पढ़ने में और टाइम वेस्ट करने में कुछ नहीं रखा है। तो इस टाइप से आप जरूर इसको पढ़ लेना। साथ ही में मैं द हिंदू का आपको PDF जो कमेंट बॉक्स रहेगा उसमें दूंगा। गूगल ड्राइव पर आप जाकर उसको देख सकते हो PDF फॉर्म में कि कैसे नोट्स बनाते हैं। द हिंदू से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे हम दैनिक जागरण से नोट्स बना सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।